नमस्कार। दोपहर के 3 बजे हैं। अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर गोरखपुर में एकता यात्रा का आयोजन किया गया। इस एकता यात्रा का नेतृत्व सीएम योगी ने किया। सीएम योगी के साथ लोगों की भीड़ सड़कों पर चलती नजर आई। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम योगी ने लोगों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा जो जाति और मजहब के नाम पर लोगों को लड़वाती हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरदार पटेल को नमन किया गया। गोरखपुर में पदयात्रा निकाली गई, बापू को नमन किया गया। वो तस्वीरें इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरदार पटेल को नमन किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करेंगे। सीएम योगी ने वंदे मातरम के विरोध को राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि ऐसे विचारों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे। हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि अब भारत के अंदर कोई जिन्ना पैदा ना हो। अगर जिन्ना पैदा होता है तो उसे दफन करना होगा। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। गोरखपुर में एकता यात्रा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम का कांग्रेस में विरोध हुआ था। 1923 में कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम का विरोध किया था। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं, और यहां वंदे मातरम के खिलाफ जो विस्ममन हो रहा है, मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस कांग्रेस के अधिवेशन में 1996-97 में, 1896-97 में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पूरे वंदे मातरम गान को वहां पर सुनाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, अपने स्वर में गाया था। और 1896 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में
यह गान होता था, लेकिन वंदे मातरम को कांग्रेस ने 1923 में जब मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वंदे मातरम का गान शुरू होते ही वह अध्यक्ष के पद से उड़ करके चले गए। उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध यही भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। कांग्रेस ने अगर उस समय मोहम्मद अली जौहर को अध्यक्ष पद से बेदखल करके वंदे मातरम के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान किया होता, भारत का विभाजन नहीं होता। कि जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में घर से संदिग्ध विस्फोटक मिला है। फरीदाबाद में 2563 किलो संदिग्ध मिला है। विस्फोटक बरामद हुआ है। फरीदाबाद में सुबह से तलाशी चल रही है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। फरीदाबाद में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है। एक और घर से संदिग्ध विस्फोटक मिला है। 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में सुबह से तलाशी चल रही है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है। एक घर से संदिग्ध विस्फोटक मिला है। सुबह से घर में तलाशी चल रही है। डॉक्टर मुजम्मिल ने घर किराए पर लिया था। गिरफ्तार डॉक्टर आदिल से पूछताछ के बाद यहां पर रेड हो रही है। 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, एक घर से विस्फोटक मिला है। सुबह से घर में तलाशी चल रही है। फरीदाबाद में आतंक पर बड़ा एक्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद। और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विनीत, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग अब विस्फोटक की संख्या जो है, पुलिस जिस तरह से लगातार अपने रेड को जारी किए हुए है, विस्फोटक की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब हमें जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार लगभग 3000 किलो के लगभग जो विस्फोटक है वो पुलिस ने अभी बरामद कर लिया है। इस वक्त मैं जो हूँ, मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ पर पुलिस में किया रेड जो है वो चल रहा है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस में और जम्मू कश्मीर पुलिस से दोनों की रेड चल रही है। और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ पर जिस मस्जिद पर नमाज पढ़ा करते थे और वहीं पे के जो इमाम है उनके भी यहाँ पर पुलिस की जो भी संयुक्त रेड है जो वो चल रही है। और लगभग विस्फोटक की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले फरीदाबाद पुलिस से बात की थी, पुलिस कमिश्नर ने जिस तरह से जानकारी दी थी कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस का रेड है और हरियाणा पुलिस का जो संयुक्त रेड है वो अभी तक लगातार जारी है। 9 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार पुलिस जो है सभी तारों को खंगाल रही है। और इसी कड़ी में आज बड़ी रेड जो है वो पुलिस ने की है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ी आतंकी साजिश जो है उसे पुलिस ने जो है वो नाकाम किया। लेकिन हमें इसमें साजिश के पीछे में किसका मकसद था, कौन टारगेट था, यह अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से हम देखें कि पिछले दिनों यहाँ पर बाबा बागेश्वर की यात्रा यहाँ से गई थी, फरीदाबाद में भी वो रुके थे, दशहरा ग्राउंड में रुके
थे और अभी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो नए साल का भी जो जश्न है वह भी शुरू होने वाला है। 2025 खत्म हो रहा है, तो क्या नए साल में कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे जाने की कोशिश थी? फिर इसके साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्स है वो हमें यह भी बता रहे हैं कि जिस तरह से पहलगांव का जो अटैक हुआ था और उसका जिस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया था, भारत ने जो आतंकी संगठनों पर या आतंकियों के ठिकानों पर जिस तरह से निशाना बनाया था, उसका भी कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो भी जवाब देने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। तो इन सभी तरह के जो साजिश हो सकते हैं उसे नाकाम जो है वो हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस की संयुक्त पुलिस ने वो किया है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या था यह तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा। विनीत, लेकिन अगर बात करें टारगेट करने की तो एरिया ऑफ टारगेट कहां पर हो सकता है? कहां कहां टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी? क्या मॉड्यूल था? कहां कहां तक नेटवर्क फैला हुआ है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आतंकियों के मॉड्यूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की जो बरामदगी है वो हुई है। इसके साथ ही साथ टाइमर की जो बरामदगी है वो हुई है। टाइमर भी जो है वो बरामद किया गया है। इसके साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है उसमें कई जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। तो कई विस्फोटक जो है वो बरामद किए गए हैं और जिस बड़ी संख्या में विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है, लगभग 3000 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ टारगेट था वो बहुत बड़ा एरिया ऑफ टारगेट था। अब पुलिस में ने क्योंकि जब हमने पुलिस से इस बारे में जानकारी ली थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी साजिश जो है वह थी और जिसे पुलिस ने नाकाम किया था। लेकिन एक बिल्कुल, मैं विनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, यूपी की भी सीमा हरियाणा से लगती है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया जा रहा है? ऑफिशियल्स क्या कोई जानकारी दे पा रहे हैं? ऑफिशियल कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो कल 2 दिन पहले जो गुजरात में गिरफ्तारी हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए, आजाद और सुहेल, और अब ये फरीदाबाद वाला मामला सामने आ जाता है और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी इसका कनेक्शन साबित होता है। बीते दिनों सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था और ये बात सामने आई थी कि उसने जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में कुछ पोस्टर लगाए थे। अब इस चीज को ही डिकोड किया जा रहा है क्योंकि फरीदाबाद में भी जो कार्रवाई हुई है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही की है। तो जो उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था और जो फरीदाबाद में जो बरामदगी हुई है वो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बातचीत करेंगे आपसे आगे। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में 26/11 जैसी साजिश नाकाम की गई है। डॉक्टर के घर से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर राइफल भी बरामद हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में 26/11 जैसी साजिश नाकाम की गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 26/11 जैसी साजिश यहां पर नाकाम की गई है और ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के मंसूबे काफी बड़े थे और इस साजिश को यहां पर पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। जी, रिपब्लिक के जिस तरह की बरामदगी हुई है उससे ये साफ हो जाता है कि उनके मंसूबे बेहद ही खतरनाक और खौफनाक थे। 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है तो समझ लीजिए कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी हो चुकी थी। कई शहरों में ये ब्लास्ट हो सकते थे जब इससे एक्सप्लोसिव से बॉम्ब और जो कि टाइमर भी मिले हैं तो ये बात समझ में आ जाती है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि होनी है कि क्या उसमें कोई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको आईईडी बोलते हैं, आईईडी है कि नहीं और डेटोनेटर के रूप में किस चीज का इस्तेमाल करना था। अभी तमाम चीजों का और खुलासा होना है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आई है कि 2900 किलो उनके पास विस्फोटक था, ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा है एक्सप्लोसिव्स की और कई बड़े बड़े धमाकों को अंजाम इससे दिया जा सकता है। अब चूंकि इसके जो जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि सहारनपुर के एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है जिसने जैश ए मोहम्मद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगाए थे और अब फरीदाबाद में जो गिरफ्तारी हुई है ये भी डॉक्टर साहब हैं। हालांकि उनके मकान मालिक का स्टेटमेंट ये आ रहा था कि ये मकान सिर्फ सामान रखने के लिए लिया गया था और वो जो डॉक्टर है वो यहाँ बहुत ही कम आता जाता था और जो 14 बैग वहाँ बरामद हुए हैं उसमें ये सारे सामान मिले हैं जिसमें असॉल्ट राइफल्स भी हैं और लाइव कार्टेजेस हैं और ये 2900 किलो
बिल्कुल explosive बिल्कुल भी है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद मौलाना नूर अहमद अजहरी का बयान सामने आया। मौलाना नूर अहमद अजहरी ने मुसलमानों से उसकी मजहबी पहचान छीनने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों से उसकी मजहबी पहचान छीनने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों से उसकी मजहबी शिनाख्त खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कह देना कि स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। देखिए, वंदे मातरम के बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो देश की तारीफ में हैं, उससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से शेर ऐसे हैं जो ये कहलाते हैं कि दुर्गा देवी या सर्वशक्ति वगैरह कहते हैं। मुल्क की तारीफ में मुल्क को, ज़मीन को दुर्गा कहते हैं। माँ कहना वैसे अलग बात है, लेकिन एक तस्वीर बना के उसको माँ कहते हैं तो, और उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारा ये अकीदा नहीं है। वहीं यूपी सरकार के स्कूलों में वंदे मातरम के फैसले का संतों ने स्वागत किया है। योग्य कदम है। इस काम को बहुत दिन पहले होना चाहिए था। स्वतंत्रता के पूर्व से ही यह गीत गाया जाता रहा है और सब स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए यह दीवानगी का प्रतीक रहा है। इस तरह से उन्होंने ये तय किया है कि सारे स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में जिस तरह की योजना बना करके कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान होना चाहिए, तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ये पहले से भी था, लेकिन बहुत हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा हरियाणा के पलवल पहुंच चुकी है। यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिनेश शास्त्री के साथ चल रहे हैं। वहीं आज रात ये यात्रा पलवल के भगोला में विश्राम करेगी। बढ़ जाइए आप लोग, चलिए आगे बढ़ो। तो यात्रा में लाखों श्रद्धालु यहां पर शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा के पलवल में यात्रा पहुंची है बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा पर अजय राय ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लोग हैं जो समाज को बांटने का काम और समाज को केवल तोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ समाज आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबका है। आज हम सब लोग आज भदंत ज्ञानेश्वर जी की जयंती के अवसर पर आए हैं। और देखिए आज किस तरीके से यहाँ पर इनका सेलिब्रेशन हो रहा है। पूरी दुनिया के लोग आए हैं, पूरी दुनिया के लोग जुड़े हैं यहाँ से। मैं समझता हूँ ये समाज यही है कि आज सबको लेकर चलना, जो समाज में सबको लेकर चलता है वही देश आगे जाता है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू तो फिर दिक्कत कैसी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नेतागिरी में आने के लिए इस तरह की कोशिश हो रही है। चिन्मयानंद और साक्षी महाराज की तरह बन जाएंगे सांसद। देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो वहां दिक्कत किस बात की है? कोई दिक्कत है? ये नेतागिरी में आवे बदे साधु महात्मा लोग ड्रामा करते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, जब चर्चा हो जाएगा तो कोनो पार्टी शामिल हो जाइए, पार्टी से सांसद बन जाइए। फिर चिन्मयानंद जी की तरह, चाहे का नाम है जो सांसद हैं यहाँ के साक्षी महाराज, तो महाराज जी फिर सांसद बन जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बाबा बागेश्वर को लेकर बयान में कहा कि वो राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने न्यूज 18 से कहा कि ओम प्रकाश राजभर को सोच समझकर बोलना चाहिए। संत राजनीति में क्यों नहीं आ सकते? देखिए, माननीय ओम प्रकाश जी एक वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लग रहा है कि किसी बात को विचार के बोलना चाहिए। एकता की बात संत नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
देश को एक रखने के लिए, हिंदू समाज को एक रखने के लिए संत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यदि आप लोग सहयोग नहीं कर सकते तो किसी पर टीका टिप्पणी भी करने का अधिकार नहीं है किसी को। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया है कि संत लोग ये ड्रामा इसीलिए करते हैं ताकि नेतागिरी में एंट्री हो, तो उनके इस जो इनके जो बयान है क्या नेता नगरी में आना संतों का गलत है क्या? कोई भी हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, ये प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक में देश में कोई भी राजनीति में जा सकता है, और संत नहीं आएंगे तो कौन आएगा राजनीति में? न्यूज 18 से बातचीत में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। केशव मौर्य ने कहा कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है, 20 साल के बाद भी वही लहर देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव 20 वर्ष बाद, एक तरह से कह लीजिए कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 साल से, और चुनाव के समय हम लोगों ने जो गांव में देखा है, शहरों में देखा है, उनका बहुत सम्मान है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति तो पूरे देश में आदर और सम्मान है। तो यह जो दोनों लोगों की जोड़ी है, इसके कारण से मैं अगर कहूं कि भाजपा गठबंधन एनडीए की आंधी चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी उड़ जा रहे हैं, इनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। तो कोई गलत नहीं होगा। कल दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण में भी बहुत मतदान लोगों ने उत्साहपूर्वक किया है, दूसरे चरण में भी अच्छे मतदान की उम्मीद है, और पहले चरण से ज़्यादा सीटें हमें दूसरे चरण में मिलेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पहले चरण में भी हम लोग 85% लगभग सीटें जीतेंगे। यह हमारी इंटरनल जो टीम थी उसके माध्यम से पता चला। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के बिहार जाने से बीजेपी को फायदा होगा। केशव ने यह भी कहा कि अखिलेश नहीं चाहते तेजस्वी सीएम बने। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति थी। मान न मान मैं तेरा मेहमान। एक भी सीट लड़ने के लायक वहाँ राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस ने इनकी हैसियत नहीं समझी, फिर भी ये प्रचार करने के लिए गए। बेइज्जती कराया है इन्होंने अपनी बिहार में जा कर के, और इनके जाने से हमको लगता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि श्री अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव जीतें, और राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव वहाँ पर चुनाव जीतें। यह लोग हराने के लिए इनको काम कर रहे थे, और हमारा जो एनडीए है वहाँ लगातार इसका फ़ायदा भी पाया है, और कल के मतदान के बाद भी बहुत बड़ी विजय हमें मिलेगी। जहाँ तक भेंट की बात है, तो हम लोग प्रचार में, वो भी प्रचार में हेलीकॉप्टर से हम भी अपने उतरे, वह भी उतरे, एयरपोर्ट में भेंट हो गई, और भेंट होना यह कोई स्वाभाविक है, कोई बड़ा आश्चर्यजनक नहीं। कह दिया आपने कि हम लोग जीत रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग तो जीत ही रहे हैं, ये वह भी जानते हैं, कैमरे में नहीं बताएंगे, लेकिन 14 तारीख को कहेंगे हाँ ये भाजपा ने कुछ गड़बड़ कर लिया है, इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। लेकिन भाजपा गड़बड़ नहीं करती, भाजपा जनता की सेवा करती है, गरीब की सेवा करती है। कुशीनगर में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद आरजेडी को हो सकता है फायदा। बिहार में आरजेडी सरकार बनने की उम्मीद है। 60% से ऊपर वोटिंग में आरजेडी की सरकार संभव हुई है, तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां बहुत घाच पेच है। बिहार में घाच पेच इसे आते हैं कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है, और वहां पीके भी सबके खिलाफ है। कोई आश्वस्त नहीं है।